हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का तीसरा लेक्चर। ठीक है। इससे पहले दो लेक्चर में हम लोग प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ने हैं। फिर उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका किरण आरेख कैसे खींचते हैं, ये अब हमें समझना है। ठीक है। तो प्रतिबिंब का कुछ डिफिनेशन है, इसको हमने लिख दिया है, इसे समझते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग अपना क्या करते हैं, शीशे में चेहरा देखते हैं, तो शीशे में जो अपना चेहरा दिखता है वह तो प्रतिबिंब है। जैसे हम चेहरे का मतलब शीशे के सामने हम खड़े होते हैं तो हम क्या हो गए, वस्तु हो गए, यानी हम बिंब हो गए। ठीक है। और जो शीशे में दिखता है मेरा चेहरा वो क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। इसी आधार पे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रतिबिंब से। ठीक है। देखिए, प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें, यहाँ पे किरणें होगा, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में भी मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। ये डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे और याद रखेंगे इसको। फिर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मतलब एक्चुअल में मिल रही है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, जैसे इसमें क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है और इसमें क्या होता है, उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लगता है ऐसा कि उस बिंदु पर किरणें मिल रही है और वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब किसी बिंदु पर किरणें जब मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस किरणों को हम लोग ऐसे डॉट डॉट से दर्शाते हैं। कोई भी किरण जो काल्पनिक, ये काल्पनिक रेखा भी कहलाता है। ठीक है। ऐसे डॉट डॉट रेखा से, जब डॉट डॉट रेखा से मिलने के कारण प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें वस्तु वास्तविक होना चाहिए। ठीक है। जब आगे क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उस समय ये भी पढ़ेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, सॉरी काल्पनिक वस्तु होगा और उसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। तो अभी 10th क्लास में हमें वो सब नहीं पढ़ना है, बस हमें ये पढ़ना है कि वस्तु वास्तविक है और प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों बन सकता है। तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका हम लोग किरण आरेख डॉट डॉट रेखा से खींचेंगे। ये काल्पनिक रेखा होगा तो उसको हम लोग डॉट डॉट से मिलाएंगे। बात समझ में आई। जब भी हम किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब डॉट डॉट किरणों से बने तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। ठीक है। तो ये बातें हैं कुछ प्रतिबिंब के बारे में, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा।
ठीक है, कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें पढ़ना है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसका किरण आरेख खींचेंगे और जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति का मतलब सीधा होता है, उल्टा होता है, कैसा होता है, बस हमें ये समझना है। तो ये जितनी सब बातें होती है ये उसकी प्रकृति कहलाती है। मतलब प्रतिबिंब के बारे में जो कुछ हम कह सकते हैं, जो कुछ हम उसमें देखते हैं कि प्रतिबिंब पहले ऐसा दिख रहा था अब ऐसे हो गया, पहले सीधा दिख रहा था अब उल्टा हो गया, पहले छोटा दिख रहा था अब बड़ा हो गया। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति है, हमें यही सब पढ़ना है। तो पहला देखते हैं ये किरण आरेख का प्रॉपर्टी। ये पढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो पुनः अपने पथ पर वापस लौट आती है। पुनः अपने पथ पर परावर्तन के बाद वापस लौट आती है। ये बातें हम लोग याद रखेंगे। इसका अर्थ ऐसे देखिए, इसे मान लीजिए कि मेरे पास एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये नीचे पेंट किया हुआ है, कलर किया गया है, ये चांदी का होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि इससे परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि किरणें ऐसे आ रही है, ये इस पर एकदम लंबवत गिर रही है। कहने का अर्थ है कि ये किरणें एकदम से दर्पण पे 90 डिग्री के कोण पे ऐसे आपतित हो रही है। तो जब ये किरण दर्पण पर 90 डिग्री के कोण पर आपतित होगी, यानी कि समतल दर्पण पे लंबवत आपतित होगी, तो ये किरणें पुनः उसी पथ पर विपरीत दिशा में, मतलब उल्टी दिशा में, इस दिशा में डायरेक्शन में आई तो इसका उल्टा डायरेक्शन में पुनः उसी रास्ते से क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग याद रखेंगे समतल दर्पण में। और ये तो पता है, अगर मान लीजिए कि किसी एंगल, इसके लिए देखिए आपतन कोण, आपतन कोण I बराबर भी शून्य होता है और परावर्तन कोण भी शून्य होता है। परावर्तन कोण R भी क्या होता है, शून्य होता है। अब ये किरण ये नहीं समझना कि ये दर्पण है तो ये 90 डिग्री के कोण से आ रही है आपतित किरण, तो आपतन कोण I कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ऐसा नहीं सोचना है। देखिए कैसे समझाते हैं। जिससे मान लीजिए ये फिर से एक दर्पण बना रहे, यहाँ पर क्या होता है, अभिलंब। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान लीजिए ये किरण एक ऐसे किरण आ रही है यहाँ पे और यहाँ ऐसे चली जाएगी, मतलब कि ये अभिलंब, ये आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, आपतन कोण। तो मान लेते हैं यहाँ पे अभी 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इधर भी कितना बनेगा, 30 ही बनेगा। ठीक, अब किरण मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, तो अब किरण यहाँ से आ रही है, ये बीच से, तो इसके बीच में मान लीजिए कि अब 15 डिग्री का कोण आधा हमने किया, तो इधर से ये ऐसे जाएगी, बीच से जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला, इससे अब हमें नहीं मतलब है, ये वाला जो ये पहले 30 बन रहा था अब 15 बनने लगा, तो इधर परावर्तन कोण भी क्या बनेगा, 15 डिग्री। अब मान लीजिए कि कोण और कम हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ये ऐसे,
ये ऐसे, ये वाला अविलंब है। तो अब कोण मान लीजिए कि 4 डिग्री का बन रहा है, तो इधर परावर्तन कोण कितना बनेगा? 4 डिग्री। इधर भी 4 डिग्री, तो इधर भी कितना बनेगा? 4 डिग्री। तो ये कोण क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। लेकिन जब अब मान लीजिए कि एक सिचुएशन ऐसा है कि ये किरण यहीं से आए, यहीं से ऐसे, तो हम क्या मानेंगे? देखिए यहाँ पे था तो 4 डिग्री एंगल बन रहा था। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और यहाँ पे 4 डिग्री बन रहा है, थोड़ा सा और इसके पास चला जाए तो 3 होगा, 2 होगा और फिर क्या हो जाएगा? 1 होगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जब किरण एकदम लंबवत जहां से अभिलंब है वहीं से आएगी तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? 0। अगर आपतन कोण 0 हुआ तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपतन कोण I बराबर 0 और परावर्तन कोण R बराबर भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग का हेडिंग है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यानी कि इसका हम लोग किरण आरेख कैसे खींचेंगे और किरण आरेख खींचने के बाद हम इसके प्रतिबिंब की प्रकृति बताएंगे। तो मान लेते हैं ये एक दर्पण है। ठीक है, यहां पर कोई एक वस्तु है ए, यहां पर कोई एक वस्तु है ए। तो इसका किरण आरेख हम लोग 2 तरीकों से खींच सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक किरण है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से एक लंबवत किरण को आपतित कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ऐसे, यहाँ से एक लंबवत किरण आपतित हुई, तो जो किरण लंबवत आपतित होती है पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? यहां से एक दूसरी किरण खींचते हैं किसी भी एंगल पे, ऐसे यहाँ ये किरण आई, तो अब ये किरण आपतित हो रही है, तो यहां पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, जहां पर किरण आपतित हो रही है वहां पे हमने क्या किया? अभिलंब खींच लिया। तो परावर्तन के नियम से क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतने ही एंगल पे ये किरण परावर्तित होके लौट जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? यहाँ पर एक बिंदुवत वस्तु ए लिया। अब यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचा, ऐसे ये लंबवत आपतित किरण है, तो जो किरण लंबवत आएगी पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण को हमने किसी भी एंगल पे, यहाँ से ऐसे भी खींच सकते थे, थोड़ा दूर भी खींच सकते थे, तो ये जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे से लौट जाएगी। या अभिलंब के साथ मान लीजिए कि ये आपतन कोण आई है और ये परावर्तन कोण आर है। अब देखिए, अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जो पहली किरण आई थी और पुनः उसी दिशा में लौट गई है, तो इसको अब हम डॉट डॉट से मिलाएंगे। ऐसे डॉट डॉट से क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किरण उसके अंदर प्रवेश कर गई है। मतलब कि जब यहाँ से किरण ऐसे जाएगी तो शीशे में हमको क्या लगता है? किरण उसके अंदर प्रवेश कर गई है। ये काल्पनिक है, हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि किरण इसके अंदर प्रवेश कर गई है, तो हम उसको क्या मिलाएंगे? डॉट डॉट से मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण का ये जो किरण परावर्तित हुई है उसका फिर से हम लोग पीछे की ओर इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे, ये ऐसे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पर 2 परावर्तित किरण यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो ये ए है, तो ये ए डैश उसका प्रतिबिंब है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो 2 काल्पनिक किरणें एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब, इसी का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब इससे पहले बताए थे कि जब डॉट डॉट रेखाओं से हम प्रतिबिंब को मिलाते हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ये कैसा प्रतिबिंब बन गया? काल्पनिक बन गया। अब इसको दूसरे तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए एक और बना सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कि ये दर्पण है, यहाँ पर एक वस्तु है ए। अब हम क्या करते हैं? इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? एक लंबवत रेखा खींचा था। लंबवत रेखा नहीं खींचते इस पर, दोनों को हम कुछ ना कुछ एंगल से खींचते हैं। मान लीजिए कि एक किरण ऐसे आई, यहाँ पे ये आपतित किरण हुई,
तो यहाँ पर क्या होगा, एक अभिलंब होगा, ऐसे एक अभिलंब होगा ना, तो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतने ही कोण इधर बनाती हुई किरण ये लौट जाएगी ऐसे। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। फिर क्या करते हैं, अब एक और किरण खींचते हैं। ये एक किरण, इसमें पहला किरण लंबवत खींचे थे, अब हमें लंबवत नहीं खींचना है, हम एक दूसरा किरण ऐसे ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर से हम यहाँ पे लंब खींचेंगे, एक एक स्टेप समझते रहिएगा। ये किरण गई और यहाँ पर हमने फिर से लंब खींचा, तो यहाँ पर फिर से जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल, मतलब उतना ही कोण बना के ये किरण फिर से इधर चली जाएगी, जाएगी ना। मतलब जितने एंगल पे ऐसे आपतित हुई, फिर से उतना एंगल, मान लीजिए कि इधर 40 एंगल बना के आपतित हुई, तो 40 डिग्री बना के ही परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के यहाँ भी बराबर हो गया और यहाँ भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो किरण पहले परावर्तित हुई थी इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो किरण परावर्तित होकर गई है इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं यहाँ पर कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो कटी है इस वस्तु का यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया है, ठीक है। ये डॉट डॉट रेखा से मिली तो ये क्या बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। अब देखिए, ये इसको हमने A' नाम दे दिया। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब यहाँ से A, जैसे मान लीजिए दर्पण था, तो दर्पण से वस्तु मान लेते हैं कि 5 मीटर की दूरी पर था, मान लेते हैं दर्पण से यह वस्तु 5 मीटर की दूरी पर था, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये भी कितना दूरी पर बनता है, 5 मीटर की ही दूरी पर बनता है। थोड़ा देखने में हो सकता है कि लंबाई दिख रहा हो, लेकिन जितना, यदि वस्तु दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर ही प्रतीत होता है, मतलब उसके अंदर 5 मीटर की दूरी पर ही बनता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये दर्पण इतना पतला होता है, इतना पतला होता है तो इसके अंदर 5 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि ये कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। फिर वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी है, ये मान लीजिए कि यहाँ से अगर 4 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, 4 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 गुण पढ़ ली, अभी इसी वक्त 2 गुण। पहला क्या था, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, मतलब कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। दूसरा गुण ये, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दर्पण के सापेक्ष दर्पण से बराबर होती है। तो ये दूसरा गुण हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग दोनों ही किरण डायग्राम को, मतलब किरण आरेख को बना लेंगे, ठीक है। एग्जाम में ये पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे और उसकी प्रकृति बताएं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, यहाँ पे ऐसे ये सीधा है और यहाँ पर कोई खड़ा है, तो अब मान लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट और ये है राइट हैंड है, इसका राइट हैंड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड है। देखिए हाथ भी बना दे रहे हैं, ये 3 हाथ वाला है, 4 5 हो गया इसका। अब देखिए, अब हम लोग दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो उस समय हम क्या देखते हैं कि हमको लगता है, जैसे मान लीजिए मेरे इस चेहरे पे तिल है, या फिर इस चेहरे, मतलब चेहरे के इस लेफ्ट साइड में तिल है,
तो जब शीशे में देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये तिल तो राइट साइड में दिख रहा है, या फिर हमको लगता है कि कोई लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं, तो शीशे में देखने पे क्या लगता है कि राइट हैंड से काम कर रहे हैं, या फिर राइट हैंड से काम करते हैं तो शीशे में लगता है कि हम लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब यही होता है कि लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। बात समझ में है? लेफ्ट वाला राइट बन जाएगा और राइट वाला लेफ्ट बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो हम लोग ये तीसरा गुण यहाँ पे लिखते हैं, ये दो गुण यहाँ पे हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। ये तीसरा गुण। अब चौथा गुण देखते हैं। चौथा गुण ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास, तो ये आदमी मान लेते हैं कि 6 फीट का है, ठीक है, ये आदमी 6 फीट का है। तो अगर ये आदमी अपने प्रतिबिंब को दर्पण में पूरा देखना चाहता है, मतलब पैर से लेकर सिर तक देखना चाहता है कि हम उस दर्पण में पूरा दिखे, तो ये दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? बात समझो, एक आदमी 6 फीट का है और उसके सामने कोई दर्पण है, बहुत सारे दर्पण रखे हुए हैं, उसमें से चुनना है कि हमें ऐसा दर्पण चाहिए कि जिसमें हम देखें तो हमारा सब, मतलब पांव से लेके सर तक सब कुछ दिखे, मतलब उसका इमेज, प्रतिबिंब उसमें दिख जाए। दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए ये? तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जब वस्तु समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कम से कम वस्तु का आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि अगर हमें अपना चेहरा समतल दर्पण में खुद देखना, अपने से देखना है, तो समतल दर्पण मेरे हाइट का आधा होना चाहिए, तब जाकर हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे। नहीं तो हम अपना प्रतिबिंब पूरा नहीं देख पाएंगे। चेहरा दिखेगा कभी, तो कभी पैर दिखेगा, पैर दिखेगा तो चेहरा दिखेगा, मतलब पैर दिखेगा तो चेहरा नहीं दिखेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा प्रतिबिंब कोई दूसरा देखे छोटे से दर्पण में, तो देख सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक दर्पण है, एक यहाँ पे दूसरा आदमी ऐसे खड़ा होके हमें देख रहा है शीशे में, और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो मेरा प्रतिबिंब ये लड़का इसमें पूरा देख सकता है कि हम इसमें पूरा देख रहे हैं, लेकिन हम कहीं भी चले जाए, हम चाहें कि अपना प्रतिबिंब इस दर्पण में देख ले तो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दर्पण का हाइट अपने हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो हम दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कभी नहीं देख पाएंगे पूरा। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए, चारों गुणों को। ठीक है, अब अगला गुण है इसमें, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये वाला देखिए, इन दोनों में क्या है, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इन दोनों में डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम शीशे के सामने खड़े हैं, हम शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो शीशे से जितना दूर हम खड़े हैं, प्रतिबिंब भी शीशे में उतना पीछे दिखेगा। तो ये हो गया ये वाला कंडीशन, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है।
दूसरा कंडीशन ये है कि प्रतिबिंब का आकार, अगर मान लीजिए कि हम शीशे में अपना चेहरा, मतलब हम शीशे के सामने बड़ा शीशा है और उसमें हम पूरा अपना चेहरा देख रहे हैं, अगर हम 5 फीट के हैं तो शीशे में जो प्रतिबिंब होगा वो भी 5 फीट का ही बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई वस्तु 3 फीट का सामने रखा हुआ है शीशे के सामने, तो इसका प्रतिबिंब जो शीशे में बनेगा वो भी 3 ही फीट का बनेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, इसको आप लोग याद रखें। 6वां कंडीशन है, अगर मान लीजिए, देखिए ये ध्यान दीजिए, मेरे पास एक शीशा है और हम शीशे के सामने से दौड़ते जा रहे हैं, ऐसे तेजी से दौड़ते जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब भी उधर से दौड़ते हुए आएगा। मतलब दौड़ते हुए शीशे की तरफ जाएंगे तो हमें शीशे में क्या दिखेगा कि हम इधर से दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो मेरा प्रतिबिंब भी उधर से दौड़ते हुए आ रहा है, तो वो कितने स्पीड से दौड़ते हुए आ रहा होगा, ये हमें समझना है। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए कि हम शीशे में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हुए आएगा, लेकिन हमें क्या महसूस होगा, हमें ये महसूस होगा कि प्रतिबिंब दुगने वेग से दौड़ते हुए आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ये आगे क्लासों में हम पढ़ते हैं, जब इंटरमीडिएट में पढ़ोगे आप लोग फिजिक्स में, तो ये बातें पढ़ेंगे हम लोग, उस समय भी हम लोग फिर से समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी साथ, मतलब उन लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त ये है, फिर भी आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो ये सोच के कि वो पढ़ लेगा, वो तेज हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचिए, दोस्तों को भी पढ़ने दीजिए और सेंड कीजिए वीडियो को।